बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स क्लास 9 का टॉपिक ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये बात मुकम्मल तौर पर मालूम होनी चाहिए कि ग्राफ जो है वो एक पिक्टोरियल वे कहलाता है किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इंफॉर्मेशन कैसी होती है? इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि हमेशा इंफॉर्मेशन के दो बिटवीन टू क्वांटिटी, इंफॉर्मेशन में दो क्वांटिटी के दरमियान रिलेशनशिप को लाजमी ज़ाहिर करनी है। अब क्वांटिटी से क्या मतलब है? इसको मैं कुछ एग्जांपल के साथ लेके चलूंगा। जैसे कि आजकल एक बड़ा हॉट टॉपिक है, आपको मालूम है कि जो शुगर है, अगर मार्केट में शुगर की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो अगर ये क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है यानी कि कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए तो प्राइस जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब ये दो क्वांटिटीज है, तो जैसे शुगर की अगर मिकदार क्वांटिटी है वो डिक्रीज होती है, प्राइस इंक्रीज होती है, और अगर इंक्रीज होती है तो प्राइस डिक्रीज होती है। तो प्राइस जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? क्वांटिटी के ऊपर। प्राइस का एडजस्ट होना वो क्वांटिटी के डिक्रीज या इंक्रीज होने के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और क्वांटिटी जो है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। उसके और भी बहुत से फैक्टर हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। वो क्वांटिटी जो डिपेंड करती है, जैसे कि प्राइस है, ये डिपेंड करती है, तो लिहाजा इसको हम डिपेंडेंट क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। और ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। अब जब हमने इन दो क्वांटिटी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं, और वाई एक्सिस के अलोंग हमेशा किस वेरिएबल को लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं। तो क्या होगा कि ग्राफ जो है वो पिक्टोरियल वे है रिप्रेजेंट करने का इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन बिटवीन टू क्वांटिटी रिलेशनशिप होनी चाहिए बिटवीन टू क्वांटिटी के दरमियान। एक क्वांटिटी जो इट्स इंक्रीज और डिक्रीज हो वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाती है, और वो क्वांटिटी जो डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट के ऊपर उसको डिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। और जब इन क्वांटिटी को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये डिपेंडेंट क्वांटिटी को डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो अलोंग एक्स एक्सिस लिया जाता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसको हम हमेशा अलोंग वाई एक्सिस लेते हैं। अब इसके साथ ये तो थी ग्राफ के मतलब इंफॉर्मेशन। अब है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। हम मोशन को भी ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें बड़ा जस्ट सिंपल लेंगे, एक अगर एथलीट है अगर उसको टाइम ज्यादा मिल रहा है तो ज्यादा डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा, और अगर उसको टाइम कम दिया जाएगा तो वो कम डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा। जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। देखिए ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ presenting information about the relation between various quantities. The quantities between which a graph is plotted are called variable. One of the variable quantities is called independent quantity, and other quantity the value of which varies with the independent is called a dependent quantity. ये ग्राफ डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन थी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो बॉडी की मोशन ऑफ द बॉडी जो होती है उसको ग्राफ के जरिए अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको दो क्वांटिटी पता होती है, एक डिस्टेंस और एक क्या, ये टाइम है।
तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें पढ़ा ये कि अब ये देखें ए से बी अगर दो पाथ हैं तो ए से बी ये जो शॉर्टर डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अब डिस्टेंस अगर ये बॉडी यहां से रहती है डिस्टेंस के केस में क्या आ जाती है, ये स्पीड आ जाएगी, और अगर बॉडी यहां से पाथ इस पाथ के जरिए ए से बी तक जाती है तो डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है। अब लेट्स सपोज करें कि बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल मूव कर रही होगी तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये इक्वल होगा, ये इंटरचेंजेबल होगा। इनको हम इंटरचेंजेबल कह सकते हैं, जब डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस लिख सकते हैं, क्योंकि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी सेम होते हैं, इनकी एक ही वैल्यू होती है। और इस केस में जो स्पीड है और जो वेलोसिटी है ये भी इंटरचेंजेबल है। किस केस में, जब बॉडी ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, फिर वो दो डिफरेंट पाथ नहीं बनते। और ग्राफ जो होता है इसमें टाइम को मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दी है कि टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते हैं, और डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिस्टेंस को हम हमेशा क्या लेते हैं, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लेते हैं। Distance time graph. It is useful to represent the motion of objects using graph. The term distance and displacement are used interchangeably when the motion is in straight line. जब straight line में motion होगी, similarly if the motion is in a straight line, speed and velocity are also used interchangeably. In a distance time graph, time is taken along horizontal axis while the vertical axis show the distance covered by the object. अब देखिए टॉपिक है ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट। एक ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ में ये टाइम इंटरवल है, सपोज कर लें 5, 10, 15, और इधर है ये डिस्टेंस दिया हुआ। अब ये ग्राफ है टाइम लॉन्ग एग्जैक्टली डिस्टेंस लॉन्ग बाय। अब फर्क कर लें, मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, मेरा डिस्टेंस आपसे ऐसे कर दे तो मैं यहां पर खड़ा, मेरा डिस्टेंस आपसे स्पेसिफिक है। अब टाइम जो है वो इंक्रीज होगा, टाइम बढ़ रहा है, मगर टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ मेरा जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, वो उतना ही था जितना फ्यू सेकंड चंद सेकंड पहले जितना डिस्टेंस था उतना ही टाइम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कहां पे हूं, मैं रेस्ट में हूं। बिल्कुल, अगर एक फर्ज कर ले लाइन है वो इस तरफ राइट साइड की तरफ इंक्रीज हो रही है, तो ये जो यानी राइट साइड की तरफ इंक्रीज होने का मतलब ये है, ये जो टाइम एक्सिस है इसके पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है, और लाइन इस तरफ मूव हो रही है। मूव होने का मतलब ये है कि टाइम इंक्रीज हो रहा है, मगर जो डिस्टेंस एस्पेक्ट की लेस सपोज वो 15 मीटर डिस्टेंस है, वो यहां से यहां वर्टिकल एक्सिस की तरफ मूव नहीं हो रहा, वो एक ही पॉइंट के ऊपर फिक्स है, एक ही पॉइंट के ऊपर फिक्स है, मगर टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन बनती है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम के बिल्कुल पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि बॉडी कहां पे है, बॉडी रेस्ट में है। तो अगर कोई लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी तो बॉडी जो है वो रेस्ट पे होगी, क्योंकि टाइम एक्सिस जो है पैरेलल होने का मतलब ये है कि टाइम इंक्रीज हो रहा है मगर बॉडी के डिस्टेंस में किसी किस्म का कोई इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, तो बॉडी कहां पे होगी, बॉडी रेस्ट में होगी। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये ग्राफ समझाया था मैंने। देखिए एक लाइन पैरेलल आ रही है टाइम एक्सिस पे, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट को शो करती है। इन दिस ग्राफ द डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज 0, that is the object is at rest. A horizontal line parallel to time axis on the distance time graph shows that speed of the object is 0. Object moving with constant speed. अगर कोई बॉडी constant speed से मूव कर रहा हो
काउंटर स्पीड की डेफिनेशन यही थी कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड इज सेड टू बी काउंटर। और अगर ये बॉडी काउंटर स्पीड से मूव कर रही हो तो बॉडी का जो ग्राफ है वो ये बनेगा, यानी कि एक इंक्लाइंड लाइन बनेगी। वो कैसे देखें जरा इधर, आप देखें 0 से टाइम का स्टार्ट लेते हैं। अब 5 सेकंड में 0 से डिस्टेंस कितना कवर किया 10, फिर जब आगे फिर 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया 10, 10 और 10 कितने हो गए 20 हो गए। आगे फिर 5 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया है, यहाँ पर देखें तो 30। तो यानी पहले 5 सेकंड में भी 10 मीटर डिस्टेंस है, नेक्स्ट 5 सेकंड में भी ये देखें डिफरेंस निकालें 20 और 10 का, फिर 10 मीटर डिस्टेंस है, और नेक्स्ट जो है 5 सेकंड में भी डिस्टेंस कितना है 10 मीटर का। तो यहाँ पे जो इक्वल इंटरवल है वो 5 सेकंड है, डिस्टेंस भी कितना कवर कर रहा है 10 कवर कर रहा है। तो जब बॉडी काउंटर स्पीड से मूव कर रही होती है, जो ग्राफ बनता है, हम उस ग्राफ की जब स्लोप लेते हैं तो स्लोप लेने से जो आंसर आता है, जो स्लोप है वो स्पीड को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए इसको सॉल्व करने से पहले जो टॉपिक में मुझे आएगा कि व्हाट द स्लोप क्या कहलाता है। स्लोप जब ढलवान को कहते हैं। आप ये देखिए जब घर पे फर्श को धो रहे होते हैं तो पानी कि कहते हैं कि अगर पानी बिल्कुल सही डायरेक्शन में बाहर को निकाला जा रहा है बगैर दिक्कत के, तो वो इसका मतलब ये है कि वो वाटर की जो फर्श की ढलवान है वो बिल्कुल ठीक बनी है, ठीक होगी बात। या इसी एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि आप किसी पार्क में गए, जो बच्चे स्लाइड लेते हैं, क्या ये देखें जो स्लाइड ली जाती है या घरों के रैंप के बाहर जो स्लाइड लेते हैं बच्चे, वो स्लोप को ला करते हैं। जब स्लोप ये है, आप देखिए कोई स्लोप नहीं है, बिल्कुल सीधी है, आप ये उसको उठाते जाओ तो इसका मतलब स्लोप आना शुरू होगी, ढलवान कम है, ढलवान ज्यादा यानी स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा। तो स्लोप जो स्लाइड का मैंने कॉन्सेप्ट दिया है स्लोप, उसको कहते हैं, और स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर एक ये स्लाइड है और अगर बच्चा स्लाइड लेते हुए यहां पर होता है ए पॉइंट पर आएगा, तो आप ये देखें कि उसका ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस ए पॉइंट पर वर्टिकल डिस्टेंस ये वर्टिकल डिस्टेंस है, और यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है x है। अब a से अगर तो b भी आता है तो फिर वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस कम हो जाएगा। जब वो वर्टिकल डिस्टेंस कम होगा तो आप देखें यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, x भी क्या हो जाएगा कम। अगर c भी आया तो वर्टिकल डिस्टेंस भी कम हो गया, और यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कम हो गया। यानी कि स्लाइड लेते हुए बच्चा अगर ए बी सी डाउनवर्ड किसी भी पॉइंट पे आएगा तो ना सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस चेंज होता है बल्कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी चेंज होता है। वर्टिकल डिस्टेंस के साथ साथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी चेंज होगा। तो y और x दोनों इंटरलिंक्ड है। अगर मुझे यहाँ b पर ये स्लोप फाइंड आउट करनी है तो मुझे यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को भी क्या करना है, लेना है। तो y और x ये किसके इक्वल होती है, स्लोप के इक्वल होती है। ये y को x पे डिवाइड क्यों किया जाता है, अगर आप देखें तो ये एक ट्रायंगल बन जाती है, और ये y है, ये x है, y और x किसके इक्वल होता है, y और x होता है अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर अगर बेस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर अगर बेस एंगल थीटा कहलाती है, और ये क्या कहलाती है, स्लोप कहलाती है। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्यों दी जाती है, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट करनी हो तो वहां वर्टिकल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के हिसाब से एडजस्टेबल होता है। तो लिहाजा वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये फार्मूला बनता है किसका, स्लोप का। वो क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है,
तो परपेंडिकुलर और बेस ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आती है? ये आती है टेंजेंट। तो स्लोप फाइंड आउट करने का फार्मूला ये होता है। अगर फर्ज करें मैं स्लोप दो पॉइंट के इन बिटवीन मालूम कर रहा हूं, ए और बी के दरमियान, मैं जरा चाहता हूं ए से जान से स्टार्ट, ए सी तक नहीं, यहां ए और बी दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस स्लोप फाइंड आउट करना है। बॉडी ए से बी तक है, ठीक होगी बात। तो मैं ये देखूंगा कि बी पर सपोज मैंने ए पे था तो उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो y1 था, बी पर जो है उसका वर्टिकल डिस्टेंस क्या वो y2 है। इसी तरह जब ए पे है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो क्या है, वो x1 है, और जब वो बी पर आया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, वो x2 है। याद रखिए। तो ए पर वर्टिकल डिस्टेंस y1 और उस हिसाब से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनता है वो x1 है, बी पर वर्टिकल डिस्टेंस y2 उस हिसाब से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनता है वो x2 बनता है। अगर मैं पूरी स्लोप की बजाय तो के इन बिटवीन उस लाइन के बिटवीन दो पॉइंट्स का स्लोप फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो जहां पे बॉडी लेकर आगे रुकती है या रुकेगी, जो फाइनल पॉइंट होता है उसके वर्टिकल डिस्टेंस में से इनिशियल वर्टिकल डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा और हॉरिजॉन्टल x2 में से इसको माइनस कर दूंगा x1 को। तो ये उन दो पॉइंट के दरमियान क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगी। वो कैसे आ जाएगी, जरा इसको और क्लियर कर लेते हैं। जरा देखिए, जरा ये है ए पर ये y1 आ गया, ये टोटल x1 आ गया, ये है b, यह है y2, और ये अंदर जो है ये क्या है x2 जो है वो सिर्फ यहां से लेकर यहां तक है और x1 यहां से लेकर यहां तक। अब मुझे स्लोप a और b के दरमियान सिर्फ इन दो पॉइंट के दरमियान मालूम करना है, ठीक होगी बात। इन दो पॉइंट के दरमियान स्लोप मालूम करने के लिए मैं यहां से देखूंगा a और b के दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस आता है कितना, तो ये y1 है, ये क्या है, ये y2 है, तो इसमें से इसको माइनस करें, बाकी जो चीज बचेगी अगर डाउन सपोज कर लें, इसको मैं और ज्यादा उसी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल एक आदमी है वो a पॉइंट पर, वो पहाड़ के ऊपर जा रहा है, तो a पॉइंट पर यहां पर जो उसका वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना y1 और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना x1। वो करते 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 कहां पे पहुंच गया, b पे। तो वो जब b में जाएगा तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस आएगा y2 और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना आया, वो x2 आ गया। मुझे अगर जो दो पॉइंट के दरमियान फाइंड आउट करनी है, a और b के दरमियान स्लोप मालूम करनी है, तो इसके लिए मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा। मुझे सिर्फ ये देखना है कि a से b तक जाते हुए उसने कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया। ये जो और ये जो y2 सिंबल है ये तो हॉरिजॉन्टल से, ये तो यहां o से b तक का पूरा y2 है, मगर अगर मुझे a से b तक स्लोप मालूम करनी है, मुझे ये देखना है a से b तक जाते हुए उसने कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया। ये y1 है, तो ये मुकम्मल कितना है y2, तो ये y1 इसके अंदर माइनस कर दे, ये सारा माइनस कर देना, ये इतना डिस्टेंस इतना कवर किया, ठीक है। तो ये कैसे आया इतना डिस्टेंस, y2 माइनस y1, y2 में से y1 को माइनस कर देते हैं। अब इसी तरीके से देखेंगे x2 यहां से देखिए यहां तक का टोटल डिस्टेंस है, और x1 यहां से देखिए ये इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, e तक का डिस्टेंस है। मुझे जरा a और b के दरमियान देखना है कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, तो ये टोटल x2 में से ये x1 को माइनस कर दूंगा, तो x2 में से x1 को माइनस करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a से b के दरमियान हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा। अब स्लोप जो होती है, स्लोप का फार्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा कि वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये किसके इक्वल होता है, ये m के इक्वल होता है। क्लियर हो गया, क्लियर ये बात का स्लोप के तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आप रिपीट कर देता हूं, स्लोप जो है वो ढलवान को कहते हैं, और आपने हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर डिवाइड करते हैं तो वो स्लोप आ जाती है। अगर दो पॉइंट के दरमियान आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है तो दोनों पॉइंट्स के वर्टिकल डिस्टेंस यानी y में से दोनों पॉइंट के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
की स्लोप आ जाएगी। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। सपोज करें मुझे ए और बी के दरमियान स्लोप मालूम करना है, मुझे ए और बी के दरमियान स्लोप मालूम करनी है। तो ए और बी के दरमियान स्लोप मालूम करने के लिए मुझे जस्ट ये देखना है कि इसका यहाँ से मैं जब लाइन ड्रॉ करता हूँ तो जस्ट ये देखना है कि इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना बनता है। इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस बनेगा वो ये बनेगा, और ये किसके इक्वल है, ये EF के इक्वल है। तो वर्टिकल डिस्टेंस EF है और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है, और ये किसके इक्वल है, CD के है। अब जिन दो पॉइंट के दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस तो 30 माइनस 10 उनके वर्टिकल, तो यहाँ से हमें ये पता चला E और F, तो फाइनल जो डिस्टेंस है वो 30 और इनिशियल ए पे क्या है 10, तो 30 माइनस 10। अब हम सीधी देखेंगे। अब जरा देखें कि जो टाइम एक्सिस पे बी पॉइंट पे जो टाइम बनता है वो 15 है, और ए पे जो टाइम है वो क्या है, वो 5 है। तो 20 माइनस 10 इक्वल टू 2। तो जब हम डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ लें और ग्राफ की जब स्लोप लें, स्लोप जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, स्पीड को, और स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अगर ग्राफ टाइम और डी के दरमियान डिस्टेंस के दरमियान हो तो फिर स्लोप स्पीड को क्या करती है, जाहिर करती है। Object moving with constant speed. The speed of an object is said to be constant if it covers equal distances in equal interval of time. The distance time graph is a straight line। यहाँ पे देखें ये distance time graph एक straight line आ रही है, और its slope give the speed of the object। और जब हम इसकी स्पीड और स्लोप लेंगे लाइन की तो वो स्पीड के इक्वल होगी। और ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको वाइट बोर्ड पे समझा दिए थे सारे। Consider 2 points A and B on the graph. Speed of the object is equal to slope of line AB और distance EF over time CD। 20 को 10 पे डिवाइड करें 2 आ जाएंगे। अब टॉपिक है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड हमने ये पढ़ा था कि अब की बॉडी इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर ना कर रहा हो तो वो जो स्पीड होती है वो वेरिएबल स्पीड है। तो if a body does not cover equal distances in equal interval of time, then the speed is said to be variable। अगर सपोज करें बॉडी की स्पीड वेरिएबल है तो वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड की सूरत में बनेगा, और अगर बॉडी की स्पीड जो है वो वेरिएबल है तो यहाँ पर देखें तो जो ग्राफ बनेगा वो कर्व टाइप बनेगा, कर्व होगा। कभी डिस्टेंस ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया। अब उस सूरत में आप अगर जब कर्व बन रहा हो तो कर्व की सूरत में उस बॉडी की जो स्पीड है उस ग्राफ से कैसे मालूम कर सकते हैं। तो हमें टेंजेंट का मालूम है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर टच करे। A line which touches any curve and only one single point is called tangent। तो टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी भी कर्व को सिंगल पॉइंट पर टच करती है, उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं कि अगर बॉडी की स्पीड वेरिएबल है तो ग्राफ जो है वो कर्व टाइप बनेगा, और अगर हम किसी भी पॉइंट पर बॉडी की स्पीड चेक करना चाहते हैं, लेट्स सपोज ये है जिस पॉइंट पर बॉडी की स्पीड आप चेक करना चाहते हैं वहां पर आप टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करें, और उस टेंजेंट लाइन की उस पॉइंट पर जो स्लोप होगी वो स्लोप उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेरिएबल स्पीड को क्या करेगी, जाहिर करेगी। जैसे कि ये ग्राफ बताया, अब इस बॉडी की स्पीड वेरिएबल है तो ये जो कर्व बना वो पॉइंट P पर
बॉडी की जो स्पीड है जो कि वेरिएबल है वो मालूम करना चाहता हूँ, वो कैसे मालूम करूंगा, मैं उस पॉइंट पर ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दूँ। अभी इस पॉइंट पर लाइन की स्लोप क्या है, ये अगर ये टेंजेंट लाइन है तो इसकी स्लोप क्या है, यहाँ पर देखिए स्लोप कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, तो डिफरेंट स्लोप होंगे, डिफरेंट पॉइंट लूंगा तो स्लोप डिफरेंट होगा टेंजेंट लाइन की। बाहर अपनी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की स्लोप जो है वो हमें मालूम है कि उस पॉइंट पर जब टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट लाइन का ये क्या आ जाएगा, ये वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक होगी बात, और इस टेंजेंट लाइन का ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस RS और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो QS। तो RS किसकी इक्वल है, R के वैल्यू क्या आ रही है 30, X के वैल्यू क्या आ रही है 0। अब R में वैल्यू 30 है, टाइम कितना है 15, ठीक है। अब यहाँ X में डिस्टेंस कितना 0, मगर टाइम क्या होगा, क्या R टाइम जो है वो यहाँ पर जो टाइम है वो 5 आवर, तो 30 माइनस 10 3 मीटर पर सेकंड। तो वेरिएबल जो स्पीड है वो कितनी आ रही है यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड आ रही है। Object moving with variable speed. When an object does not cover equal distances in equal interval of time, then its speed is not constant. Constant नहीं होगी. In this case, the distance time graph is not a straight line. वो straight line नहीं होगी. The slope of the curve at any point, किसी भी point पर जो slope होगी can be found from the slope of the tangent at that point. यानी अगर वेरिएबल स्पीड होगी तो किसी भी जिस पॉइंट पर हम स्पीड मालूम करना चाहते हैं वहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट लाइन की जो स्लोप होगी वो उस पॉइंट पर वेरिएबल स्पीड को ज़ाहिर करेगी। और ये चीज़ जो है वो मैंने आपको वाइट बोर्ड पे क्लियर कर दी सारी। अब टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ, कि टाइम और स्पीड t और v के दरमियान आपने ग्राफ को ड्रॉ करना। टाइम इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल so taken along a horizontal axis और velocity along vertical axis। velocity का यूनिट है मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट क्या है सेकंड। अब कांस्टेंट स्पीड मीन स्पीड डज नॉट चेंज। आप अपने फ्रेंड के साथ मोटर बाइक पे बैठे हुए और वहां पर जो स्पीडोमीटर है वो 40 पर है, स्पीडोमीटर जो स्पीड जाहिर कर रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर या स्पीड को जाहिर कर रहा है। अब ये जो निडल है आप इसको फोकस में रखें, ना ये 40 से अबव जा रही है ना ये 40 से बिलो जा रही है। 40 पे ही मोटरसाइकिल को क्या किया जा रहा है, वो ड्राइव किया जा रहा है। अब ये राइड जब किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्पीड डज नॉट स्पीड इजंट चेंज, स्पीड चेंज नहीं हो रही। जब स्पीड चेंज नहीं हो रही तो स्पीडोमीटर की नीडल जाहिर कर रही है तो इट मीन आप काउंटर स्पीड से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अगर एक लाइन में ड्रॉ करूं टाइम एक्सिस के पैरेलल, स्पीडोमीटर पे 4 मीटर पर सेकंड शो हो रहा है और आप जा रहे हैं, गाड़ी की मोटरसाइकिल चल रही है, स्पीडोमीटर 4 मीटर पर सेकंड को शो कर रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, मगर नीडल जो है स्पीडोमीटर की वो 4 मीटर पर सेकंड की शो कर रही है। इसका मतलब है वो कांस्टेंट स्पीड है और अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई बॉडी मूव करती है तो एक लाइन बनती है और जो टाइम एक्सिस है क्या होगी, पैरेलल होगी। तो स्पीड और टाइम ग्राफ में जो पैरेलल लाइन होगी टाइम एक्सिस के, वो लाइन कांस्टेंट स्पीड को जाहिर करती है। Speed time graph. In a speed time graph, time is taken along x-axis and speed is taken along y-axis. Object moving with constant speed. When speed of an object is constant with time, then speed time graph will be a horizontal line होगा parallel to time axis, यानी along x-axis. In other words, a straight line parallel to time axis represent constant speed of the object. तो ये इसका था, अगर टाइम और v स्पीड के दरमियान ग्राफ होगा तो फिर लाइन जो पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के
वो इस बात को शो कर रही होगी कि वो स्पीड जो है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है। अब टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड के स्पीड में भी जो चेंज आ रही है वो इक्वल आ रही है। और ये हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में पढ़ा था कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes equally in equal interval of time, then the acceleration is said to be uniform। यहाँ पर देखिएगा, आप ये देखेंगे ये पॉइंट पे टाइम कितना है 5 और स्पीड v कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। b पॉइंट पे टाइम कितना है 10 सेकंड, कितना इंटरवल बना 5 सेकंड का। और बॉडी ने कितनी स्पीड गेन की है 4 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे स्पीड में कितना गेन आया 2 मीटर पर सेकंड। फिर बॉडी ने 10 से इंक्रीमेंट करके 5 सेकंड का 15 सेकंड किया। 15 सेकंड में स्पीड जो है 4 से इंक्रीज हो गई, कितनी होगी 6, यानी कि डिफरेंस भी कितना है 2 मीटर पर सेकंड का। आप देखें कि स्पीड इक्वली चेंज हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो फिर जो ग्राफ v और t के दरमियान बनता है वो एक इंक्लाइंड लाइन बनता है, जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को क्या करता है, जाहिर करता है। इस सूरत में किसी भी पॉइंट पर, किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जब हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, इस लाइन की स्लोप जब भी फाइंड आउट करेंगे, ग्राफ v और t के दरमियान हो, तो वो स्लोप एक्सेलरेशन a को क्या करेगी, जाहिर करेगी। जब ग्राफ स्पीड v और टाइम t के दरमियान ड्रॉ किया जाएगा, तो जो लाइन हासिल होगी उस लाइन की स्लोप किसके इक्वल होगी, एक्सेलरेशन a के इक्वल होगी। ऑब्जेक्ट मूविंग यूनिफॉर्मली changing speed, uniform acceleration, let the speed of the object be changing uniformly. In such a case, speed is changing at constant rate. Its speed time graph would be a straight line. Straight line होगी, और straight line means that object is moving with uniform acceleration. Slope of the line give the magnitude of its acceleration. हमारा ये टॉपिक है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। हमने ये देखा कि जब भी वेलोसिटी v या स्पीड और टाइम के दरमियान जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो सपोज कर लें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनती है, कोई और ग्राफ ड्रॉ कर लें तो ये लाइन बने। अब ये जो ग्राफ बनता है, इस ग्राफ के नीचे ये जितना भी एरिया है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे वो टोटल डिस्टेंस एक बना। यहां पर देखें, यहां पर जब हम जो भी है v और t के दरमियान व्हाटएवर जो भी v और t की वैल्यू, जब भी ग्राफ क्रॉस किया मेरे पास एक लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और इस लाइन के नीचे जितना भी एरिया बनता है, जितना भी एरिया बनेगा, जब मैं उस एरिया को कैलकुलेट करूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा, वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल आएगा। यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल एरिया, टोटल एरिया अंडर कर्व। जो कर्व होता है उसके नीचे जितना भी एरिया होता है उसके इक्वल आता है। अब एरिया, हाउ टू फाइंड द एरिया, जैसी ज्योमेट्रिकल शेप बनेगी वैसा एरिया होगा। इसके नीचे जो ज्योमेट्रिकल शेप बनती है ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया बाय फार्मूला मालूम करना आता है, और ये जो है ये ट्रायंगल बनी है और इसका भी एरिया हमें फाइंड आउट करना आता है। तो यानी जो कर्व बनेगा, कर्व से रिलेटेड जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगी, उस ज्योमेट्रिकल फिगर का जब आप एरिया मालूम करेंगे तो उस कर्व के अंडर वो टोटल एरिया मालूम हो जाता है, और जो किसके इक्वल होगा, टोटल डिस्टेंस के इक्वल होता है। Distance traveled by a moving object. The area under a speed time graph represents the distance traveled by the
object. If the motion is uniform, then the area can be calculated using appropriate formula for geometrical shape represented by the graph.